नमस्कार, मैं सुखा। दिन भर की खबरों की सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भाखड़ा नहर क्षेत्र में 28 जनवरी तक चलेगा 1200 क्यूसेक पानी। सरसों की फसल का हो सकेगा पकाव, किसानों के लिए राहत की खबर। जिला अस्पताल बचाने के लिए निकाला रोष मार्च व शव यात्रा। जिला अस्पताल के समक्ष जलाया पीएमओ का पुतला। 80 जनों ने दी सांकेतिक गिरफ्तारियां। प्रदेश में जंगल राज सरकार मना रहे जश्न, बोले जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई। कर्ज उतारने के इरादे से की थी गाड़ी चोरी की वारदात। चोरीशुदा गाड़ी बेचने के लिए कुछ दिन तक भटके, नहीं हो पाए कामयाब, भेजा जेल। अब खबरें विस्तार से। भाखड़ा नहर क्षेत्र के किसानों के लिए राहत की खबर है। रबी सीजन की शेष अवधि के लिए भाखड़ा क्षेत्र की नहरों में लगातार 1200 क्यूसेक पानी चलेगा। जनवरी माह में भी इस रेगुलेशन के अनुसार पानी चलेगा। लगातार नहरें चलेंगी और 28 जनवरी 2022 तक प्रत्येक नहर को 2 बारी पानी मिलेगा। इस पानी से सरसों की फसल का पकाव हो जाएगा। भाखड़ा क्षेत्र की नहरों के लिए जल वितरण के लिए रेगुलेशन का निर्धारण मंगलवार को कलेक्ट्रेट में कलेक्टर नतमल डेलगिल की अध्यक्षता में हुई भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की रेगुलेशन कमेटी की बैठक में किया गया। बैठक में कलेक्टर के अलावा हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार, पीलीमंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, संगरिया विधायक गुरदीप सिंह शाहपिनी व सादुल शहर विधायक जगदीश चंद्र जागीर, पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि दयाराम जाखड़, कृष्ण जैन, प्रोफेसर ओम जांगू, प्रोजेक्ट चेयरमैन विनोद जांगू, बीके चेयरमैन विनोद कड़वासरा, जल संसाधन भाखड़ा सिद्धमुख रेगुलेशन खंड एक्सियन सुरेश सुथार, कृषि विभाग के उपनिदेशक दानाराम गोदारा सहित रेगुलेशन कमेटी के अन्य सदस्य, जनप्रतिनिधि और सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में तय हुआ कि बांधों में उपलब्ध पानी के हिसाब से भाखड़ा क्षेत्र के अंदर सरसों की फसल पकाने के लिए लगातार 28 जनवरी तक 1200 क्यूसेक पानी चलाया जाएगा। उसके बाद 2 सप्ताह की बंदी और फिर पेयजल चलाया जाएगा। बंदी के बाद पानी की उपलब्धता के आधार पर भाखड़ा नहर क्षेत्र में पानी चलाया जाएगा। बंदी के दौरान अगर बारिश हुई और बांध में पानी अतिरिक्त आ गया तो उसकी समीक्षा बाद में की जाएगी। बैठक में खालों को लेकर भी मांग उठी कि सीएडी के तहत भाखड़ा नहर क्षेत्र के खाले भी पक्के करवाए जाएं। उसके लिए तय किया गया कि भाखड़ा क्षेत्र के पक्ष विपक्ष के सभी विधायक विधानसभा का सत्र शुरू होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। जल संसाधन विभाग ने जनवरी में सरसों की फसल के लिए पानी देना स्वीकार किया है। आगे का रेगुलेशन किस प्रकार निर्धारित किया जाता है वह विभाग के हाथ में है। किसानों की भी काफी समय से मांग थी कि बंदी के समय किन्नू आदि के बागों के लिए पानी दिया जाए, क्योंकि किन्नू का बाग जमीन का पानी नहीं मांगता। इस पर जमीन के पानी के कारण 10% फसल भी पिछले साल से कम हुई है। वे पिछली कुछ बैठकों में इस मुद्दे को उठाते आ रहे थे। आज की बैठक में उनकी इस मांग को सुना गया और कलेक्टर ने बागों में सिंचाई के लिए डिग्गियों में पानी भरवाने के लिए स्वीकृति दी है। अब बंदी के समय एक बार सभी बागों की डिग्गियां भरवाई जाएंगी। ये किसानों की एकता की ही जीत है। की बैठक हुई जिसमें से इन्होंने एक खाका तैयार करके हमें दे दिया। जब मीटिंग हम बुलाते तो पहले खाका करने की क्या जरूरत थी? जब हम काश्तकार हैं और कुछ जनप्रतिनिधि काश्तकार में नॉमिनेट किए हैं और तब उन्होंने 850 के हिसाब से आगे रेगुलेशन बना दिया, जिसके कारण से जो हमारी सरसों की फसलें पकड़नी मुश्किल हो गई थी। सभी लोगों ने एक सहमत हो गए। विधायकगण में जो जनप्रतिनिधि नहर रेगुलेशन के सदस्य हैं उनसे बात करके भविष्य में 2 बारी 1200 की ओर चलेगी, जिसके कारण से हमारे सरसों की पकाई। उसके बाद 15 दिन की बंदी और फिर 850 के हिसाब से पानी मिलेगा और कुछ फिर उसके बाद भी बंदी हो रहा है। तो इस कारण से हमने ये इनको कहा था जब आप भाखड़े के रेगुलेशन की बैठक बुलाए हो तो ये खाका तो आपने पहले तैयार कर दिया था, मैं क्यों बुलाया जी? तब वो कलेक्टर साहब जिसकी अध्यक्षता करे थे उन्होंने सारी बात मान करके भविष्य में 2 बारी 1200 हिसाब मिलेगी, जिसके कारण से हमारी फसल की पूरी कणक पक जाएगी। और आगे कणक की बात है, कणक जो उससे तब इस पर बढ़ जाए और पानी और मिल जाए। भाखड़ा रेगुलेशन कमेटी की मीटिंग थी, उसके अंदर जो पानी का सतह करना था वो आज सतह की है। जो सिंचाई विभाग रेगुलेशन बना के लेके आया था वो काफ़ी लंबा 800 पानी करके लंबा देना चाहता था। जो हमारे भाखड़ा क्षेत्र के अंदर सरसों की बिजाई बहुत ज़्यादा हुई है, तो हम चाहते थे 1200 की उसको लगातार पानी हमारे को मिलता रहे, ताकि जो हमारी सरसों की खेती है वो पक जाए। और फिर सभी की सहमति से 1200 को उसके लगातार स्थायी 12 से लेकर 2022 तक लगातार पानी चलेगा। उसके बाद जो पानी की आगे पोजीशन होगी उसके साथ में दोबारा हो जाएगा। आज भाखड़ा रेगुलेशन कमेटी की बैठक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें 27 दिसंबर के बाद भाखड़ा की नहरों में पानी उपलब्धता पर विचार किया गया।
सर्वसम्मति से ये तय किया गया है कि भाखड़ा क्षेत्र में इस बार पानी की आवक कम होने के कारण पहली बैठक में 22 सितंबर को तय किया गया कि किसान ज्यादा से ज्यादा सरसों की बिजाई करें। इसलिए अब ये तय किया गया कि जनवरी माह में 2 बार पानी और किसानों को दिया जाए और 28 जनवरी तक नहरों में 1200 क्यूसेक पानी चलाया जाए। आज ये सर्वसम्मत निर्णय हुआ है कि 28 जनवरी तक 1200 क्यूसेक पानी भाखड़ा की नहरों में चलेगा। उसके बाद में 16 दिन की बंदी रहेगी और उसके बाद में पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर बांधों पर और बारिश हो जाती है तो उसके लिए समीक्षात्मक बैठक फिर पुनः से की जाएगी। उधर कलेक्ट्रेट में हो रही भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की रेगुलेशन कमेटी की बैठक के समय कलेक्ट्रेट के बाहर काफी तादाद में भाखड़ा नहर क्षेत्र के किसान भी मौजूद रहे। बैठक के बाद किसान प्रतिनिधियों ने जब उन्हें मांग अनुसार पानी चलाना निर्धारित होने की बात कही तो किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए एकजुटता की जीत बताया। साथ ही किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। फरवरी माह में भी किसानों को 1200 क्यूसेक पानी लेने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जिंदाबाद 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 साडा हक इत्थे रख साडा हक इत्थे रख। भाखड़ा के लिए कि जब से भाखड़ा क्षेत्र पूरा का लगभग कमांड हुआ है तब से ही इन नेताओं की और इन अधिकारियों की नाकामयाबी के कारण ये हमें झेलना पड़ रहा है। जब फसल पकाव पर आती है उस टाइम ये पानी कम कर देते हैं, ये आपको 29 दिनों से मिलेगा, 21 दिनों से मिलेगा। जितना पानी है उतना रेगुलर देना चाहिए। उसके बाद में आगे की देखेंगे जब बरसात आ जाएगी या ट्यूबवेलों से पकाए किसान। जब 28 दिनों से किसान को पानी मिलता है और उसके बाद में जब तीसरी बारी आती है तो वो फसल जल चुकी होती है। तो ये इनको नोटिस करना चाहिए और बार बार हम ये बताते हैं, पर ये जो कमेटी बनी हुई है इनके भी मन में खोट है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इनके भी मन में खोट है, ये भी इनके साथ लगे हुए हैं। आज रेगुलेशन भाखड़ा रेगुलेशन की जो मीटिंग हुई है उसमें जो किसानों की मांग थी कि जनवरी के अंदर 1200 पानी दिया जाए, उसके बाद में अगर बांधों में अगर आवक होती है तो फिर बाद में तय करेंगे। तो आज जो किसानों का जो दबाव था तो उसी दबाव के मुताबिक आज जो रेगुलेशन कमेटी के जो सदस्य हैं उन्होंने 1200 क्यूसेक जो पानी लेने का जो निर्णय लिया है, कलेक्टर साहब ने भी इसमें खूब योगदान दिया कि किसानों को 1200 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए, उन्होंने हमें दिया है। उसके लिए आज की रेगुलेशन कमेटी बधाई की पात्र है। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध 20 अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग को लेकर आंदोलनरत जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति की ओर से मंगलवार को पूर्व घोषणा अनुसार टाउन शहर के बाजार में रोष मार्च निकाला गया। साथ ही पीएमओ की पुतले की शव यात्रा निकाली गई। समिति के बैनर तले निकाले गए रोष मार्च व शव यात्रा के कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में शहर व आसपास के गांव के नागरिक शामिल हुए, जो सरकार, प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला अस्पताल के सामने पहुंचे और पुतला दहन किया। इसके बाद सांकेतिक गिरफ्तारियां थी। लड़ाई है, कोई किसी पार्टी की, किसी व्यक्ति की, किसी आम किसी नेता की लड़ाई नहीं है, हम सबकी लड़ाई है। इसलिए सब एकजुटता के साथ एकता दिखाओ। सभी टाउन के निवासियों से निवेदन है कि पूर्व में जो गलती हुई वो अब नहीं दोहराएंगे।
इससे पहले जिला अस्पताल को बचाने की संघर्ष समिति के आह्वान पर शहर गांव के नागरिक पुरानी नगरपालिका के पास एकत्रित हुए और पीएमओ के प्रतीकात्मक पुतले के साथ शव यात्रा और रोष मार्च निकाला। रोष मार्च शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ जिला अस्पताल पहुंचा। यहां पुतले की आग को हवाले कर दिया गया। इस मौके पर संघर्ष समिति सदस्यों ने कहा कि रोष मार्च निकाल राज्य सरकार, प्रशासन, पीएमओ व जनप्रतिनिधियों को ये चेतावनी दी गई है कि हनुमानगढ़ टाउन शहर के साथ अन्याय न किया जाए। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। उनकी मांग है कि टाउन के जिला चिकित्सालय को हुई राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल रखा जाए। हॉस्पिटल बचाओ संघर्ष समिति द्वारा एक विशाल रोष मार्च निकाल करके प्रशासन को, विधायक जी को और राज्य सरकार को चेतावनी दी गई है कि हनुमानगढ़ टाउन के साथ अन्याय नहीं किया जाए। ये रोष मार्च शहर के विभिन्न स्थानों से होता हुआ और पीएमओ करने पहुंचा। यहाँ पीएमओ का घेराव किया गया और भारी मात्रा में लोगों ने इसका हाथ हिला करके सहयोग किया। व्यापारी बंधुओं ने, मजदूर साथियों ने, किसान साथियों ने, गांव से भी लोग आए, सरपंच साथियों ने इसका बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया और ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं है। हमारी मांग ये है कि इसको बेस हॉस्पिटल रखा जाए और वो जो इसके लिए पैसा मंजूर हुआ था वो सारा पैसा यहाँ लगा के इसको 9 मंजिला बनाया जाए। फिर चाहे वहाँ एक और हॉस्पिटल बनाया जाए, हमें एतराज नहीं है, लेकिन हम अपनी ये चिकित्सा सुविधा जारी नहीं देंगे। पुतला दहन के बाद आंदोलनकारी पूर्व घोषणानुसार पीएमओ का घेराव करने के लिए रवाना हुए तो अस्पताल में तैनात भारी पुलिस जाब्ते ने मुख्य गेट को बंद कर दिया। इस दौरान कुछ आंदोलनकारी गेट पर चढ़ गए और अस्पताल में घुसने का प्रयास किया, लेकिन कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के कारण सफल नहीं हो सके। इसके बाद करीब 80 जनों की ओर से सांकेतिक गिरफ्तारियां दी गयी। टाउन पुलिस ने सांकेतिक गिरफ्तारी देने वाले नागरिकों के नाम दर्ज कर उन्हें 2 निजी बसों में बैठाकर अन्यत्र ले जाकर छोड़ दिया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जिला अस्पताल में तहसीलदार दानाराम मीणा, डीएसपी प्रशांत कौशिक, टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारण के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। रोष मार्च व पुतला दहन कार्यक्रम में संघर्ष समिति के देवेंद्र पारिक, प्रदीप एरी, भगवान सिंह खुड्डी, भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, अभय मित्तल, नितिन बंसल आदि शामिल रहे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1994 में माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने इसको जिला डिक्लेयर किया था और उसके बाद ये एक प्रावधान दिया था कि 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों में से एक जंक्शन और एक टाउन में होगा। हम बड़े राजी थे, टाउन जंक्शन का कोई मुद्दा नहीं है, सब कुछ चल रहा था। लेकिन उसके बाद जो हमारे राजनेता है, किसी ने दिन में, किसी ने रात में, डाके के तौर पर, लूटपाट के तौर पर हमारे यहाँ के सभी सरकारी ऑफिसों को यहाँ से खत्म कर दिया। कल मैं चौधरी विनोद कुमार जी से मिला था, परसों हमारा प्रतिनिधि मंडल गया था, तो उन्होंने बड़ी बात कही कि अशोक गहलोत जी पूछते हैं कि चौधरी साहब कोई काम बताओ। मैंने कहा चौधरी साहब कोई काम ही नहीं बचा, सारे काम हो गए। तो मैं साहब ये 5-4 बिल्डिंगा की मारी खाली कराई है, आने तो बिकवा दो। अठे मोहल्लो खराब होने लग रहे हैं, समाज विरोधी तत्व आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा एक तो हमने दे दिया उसको पार्किंग के लिए और दूसरे की जल्दी व्यवस्था करा देंगे। तो लग रहा है दोस्तों इस हाथों को दोनों को आज के राजनेताओं ने अलग कर दिया शरीर से। राज्य सरकार की ओर से 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जश्न मनाने में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में खुशी मना रही है, जबकि जनता से जाकर पूछा जाए तो कांग्रेस सरकार 3 साल पहले विधानसभा चुनावों के समय किए गए किसी भी वादे पर खरी नहीं उतर सकी। जिस प्रकार इस सरकार ने प्रदेश में जंगलराज हुआ है वह आज तक के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। इस प्रदेश कांग्रेस सरकार ने जो अपने आप में 3 साल पूरे करने पर अपने आप में खुशियां बांटे, जबकि जनता से जाकर पूछो जो इन्होंने वायदे किए विधानसभा चुनाव में 3 साल पहले, एक भी वादे पर ये सरकार खरी नहीं उतरी। और जिस प्रकार इस प्रदेश में जंगलराज हुआ आज तक के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। और बात हनुमानगढ़ जिले की करें तो मैं जो प्रभारी मंत्री बड़ी बड़ी कल बातें कर रहे, उनसे पूछना चाहता हूँ कि इन 3 साल में
कोई अगर हनुमानगढ़ जिले में 10 मीटर चौड़ी सड़क बनी है, नहरों की रीलाइनिंग की बात करते हैं, नहरों की रीलाइनिंग का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के नेतृत्व में शुरू किया और उसके खजाने में पैसे छोड़ के गए। उस पैसे का दुरुपयोग, क्योंकि 2019 में जब इंदिरा गांधी मुख्य नहर की रीलाइनिंग का काम हुआ तो एसीडी में मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि मुख्यमंत्री के पास ये विभाग है, इससे शर्मनाक बात हो नहीं सकती। और जो आज हमारी जो हनुमानगढ़ की तरफ से जो मुख्य मांग, जिला अस्पताल यही रहना चाहिए और इनकी लापरवाही की वजह से, नहीं तो मापदंड के अनुसार मेडिकल कॉलेज मुख्य चिकित्सालय से सरकारी मुख्य चिकित्सालय के 5 किलोमीटर के दायरे में बनना चाहिए था, लेकिन इनकी सूझबूझ की कमी के कारण आज हनुमानगढ़ की जनता सड़कों पर उतरी है और पुरजोर मांग करती है कि मुख्य सरकारी हॉस्पिटल को 330 बेड का वो यहाँ रहना चाहिए। और इस सरकार में अभी भी नैतिकता बची है तो एक जंक्शन में जो गंगानगर रेलवे फाटक के पास भूमि आरक्षित है, वहाँ नया हॉस्पिटल बनाकर जिससे स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज को उनको भी कोई असुविधा न हो और जो ये पूरा क्षेत्र जो भादरा तक का क्षेत्र हमारे इस मुख्य चिकित्सालय में अपने इलाज के लिए आता है उनको भी असुविधा न हो, इसको लेकर आज एक जो संघर्ष समिति बनी है जिला अस्पताल बचाओ, और उसमें जो लोगों की मांग है उसके आज ये समर्थन में ये आज हम रैली निकाल रहे हैं। राजकीय जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल रखने की मांग को लेकर मंगलवार शाम को पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के नेतृत्व में संघर्ष समिति के पदाधिकारी कलेक्टर से मिले और कलेक्टर से सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई वार्ता में पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने कहा कि टाउन स्थित जिला अस्पताल के आधार पर ही जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। पूर्व में जिला अस्पताल को अपग्रेड कर मेडिकल कॉलेज का संचालन किया जाना था, जो यथावत रहे। हमारे शीर्ष नेतृत्व डॉक्टर रामप्रताप जी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर महोदय से राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ को यथावत रखने के संबंध में आज वार्ता हुई है और जो हमारे शिष्य मंडल ने और हमारे साथ संघर्ष समिति के भी जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के भी प्रदीप जी भाई साहब साथ में हैं, तो इसमें मोटा मोटा ये तय हुआ है कि उस पहले वाले को मल्टी स्टोरी जो शिलान्यास के टाइम जो सारी बातें प्रपोजल था उसी प्रपोजल के अनुरूप उस जिला चिकित्सालय को यथावत रख के मेडिकल कॉलेज से अटैचमेंट किया जाए। इस बात को लेकर आज कलेक्टर साहब से मिले हैं। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि अब दोबारा कोई टीम आएगी तो उस समय भी बुलाकर चर्चा करेंगे और इसमें न कोई टाउन जंक्शन का इश्यू है। ये पुराना जो 45 वर्ष से जो हॉस्पिटल अपना जो जनता की सेवा कर रहा है और ज़िले का मुख्य चिकित्सालय, तो उसको उसी अनुरूप वहाँ रख के जो भी आज की जो नए प्रपोजल के हिसाब से जो मल्टी स्टोरी 8-9 मंजिल बनना है उसी अनुरूप बना के बजट अलॉट हुआ है केंद्र सरकार से, तो उसी अनुरूप बनाया जाए। इस बात को लेकर आज कलेक्टर साहब से मिले। किराए पर की गई स्विफ्ट डिजायर कार के चालक को नशीला पदार्थ पिलाकर गाड़ी चोरी कर ले जाने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने जंक्शन पुलिस के सामने खुलासा किया कि कर्जा उतारने के इरादे से उन्होंने गाड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। उनकी योजना थी कि चोरी की गई गाड़ी को बेचकर उससे मिलने वाले रुपयों से कर्जा उतार देंगे, बचे रुपयों से ऐशो आराम की जिंदगी गुजारेंगे। इस मकसद की पूर्ति के लिए दोनों चोरीशुदा कार को बेचने के लिए कई दिन इधर उधर भटकते रहे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। मामले की जांच कर रहे एएसआई शिवनारायण ने बताया कि गाड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देने के मामले में गिरफ्तार भूपेंद्र कुमार निवासी 9 बीजीपी ग्राम पंचायत 6 जेकेएम जैसर जिला श्रीगंगानगर व संजय नवासी देवरत की ढाणी श्रीगंगानगर की भूमिका ही सामने आई है। दोनों की निशानदेही पर चोरीशुदा कार बरामद कर ली गई है। मंगलवार को न्यायालय के आदेश पर दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। गौरतलब रही कि ताहिर हुसैन निवासी वार्ड 40 सूरतगढ़ ने 21 नवंबर को जंक्शन पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 21 नवंबर को उसके दोस्त शंकर ड्राइवर का फोन आया और कहा कि कोई पार्टी आई है, उनको रावतसर में शादी में जाना है, तुम गाड़ी लेकर जा सकते हो तो चले जाओ। इस पर सूरतगढ़ के टैक्सी स्टैंड पर अपनी स्विफ्ट डिजायर कार लेकर चला गया।
वहां से उसे मुकेश व संजय मिले। दोनों के साथ 3500 रुपए किराए में सूरतगढ़ से सरावसर आना जाना तय हुआ। वह अपनी गाड़ी में संजय व मुकेश को बैठाकर शाम करीबन 6 बजे जंक्शन बस स्टैंड पहुंचा तब मुकेश ने कहा कि वह उन्हें कमल होटल पर लेकर चले। वहां पर उनके दोस्त श्रीगंगानगर से कपड़े आदि सामान लेकर आएंगे। इस पर उन दोनों को हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड स्थित कमल होटल में ले जाया गया। मुकेश व संजय होटल चले गए। वो अपनी गाड़ी में बैठा रहा। कुछ समय बाद मुकेश आया और कहा कि उन्हें होटल में कुछ समय रुकना है, इसलिए वह अपनी आईडी दे दी। उसने मुकेश पर विश्वास करते हुए अपने मोबाइल फोन में रखी ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो प्रति दिखाई। मुकेश ने उसे स्कैन किया। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि उनके दोस्त आ गए। उन्होंने उसे कमरे में बुलाकर जूस भी पिलाया। इस पर उसने होटल के कमरे में जाकर वहां रखा जूस पी लिया। इसके कुछ समय बाद ही वह अचेत हो गया। अगले दिन सुबह करीबन 7 बजे होश आया तो वह होटल के कमरे में अकेला था। उसने जब अपनी गाड़ी की चाबी संभाली तो गाड़ी की गायब मिली। दिनांक 21/11/2021 को कमल होटल के पास बस स्टैंड जंक्शन से 2 अज्ञात व्यक्ति एक व्यक्ति की कार, उस व्यक्ति को नशे का कोई पदार्थ जूस में पिलाकर कार को चोरी कर ले गए थे, जिसकी जांच मन शिवनारायण पुलिस थाना जंक्शन के पास थी। मैंने व राजकुमार हेड कांस्टेबल बलदेव कांस्टेबल ने टीम के रूप में शहर के सीसीटीवी कैमरे व आसूचना तंत्र इकट्ठे कर उस व्यक्ति का रूट चार्ट तय किया व मोबाइल लोकेशन के आधार पर पीछा करते हुए गंगानगर, विजयनगर, लालगढ़ में तलाश करते हुए विजयनगर से दोनों को गिरफ्तार किया और चोरी की कार बरामद की जा चुकी है और दोनों को न्यायालय में पेश किया, जिन्हें जेल भेजने के आदेश फरमाए। बारसंघ कार्यकारिणी की लगातार दूसरी बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए मनजिंदर सिंह लेखा का मंगलवार को अधिवक्ताओं की ओर से अभिनंदन किया गया। इस दौरान साथी अधिवक्ताओं ने लेखा को माला पहनाकर लगातार दूसरी दफा बहुमत से अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी। साथ ही उम्मीद जताई कि वे पिछले साल के कार्यकाल के दौरान करवाए गए कार्यों में दोगुने कार्य इस साल करवाएं। इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेखा ने कहा कि बार के अधिवक्ताओं की ओर से पिछली बार की तरह इस बार भी जिस उम्मीद के साथ अध्यक्ष पद का जो जिम्मा सौंपा गया है उस उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा। वे अधिवक्ताओं को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पूरे साल उनके हितों की रक्षा के लिए कार्य करने की कोशिश करेंगे। उनकी हर समस्या का निराकरण करवाने का प्रयास रहेगा। बार या बार चैम्बर्स में सफाई व्यवस्था सहित मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के भरसक प्रयास किए जाएंगे। नई कोर्ट की स्थापना के लिए हाई कोर्ट के न्यायाधिपति से आग्रह किया जाएगा। लेखा ने बताया कि बार चैम्बर्स में अधिवक्ताओं के पास रोजाना करीब 1500 से 2000 नागरिक अपने कार्य के लिए आते हैं, लेकिन अभी तक पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है। गर्मी के मौसम में पेयजल को लेकर बड़ी समस्या रहती है। साथ ही महिला शौचालय का भी अभाव है। अब नए कार्यकाल में उनकी पहली प्राथमिकता बार चैम्बर्स में पेयजल व्यवस्था करने के साथ महिला शौचालय बनाने की रहेगी। इस मौके पर अलंकार सिंह सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे। गौरतलब है कि सोमवार को हुए बारसंघ कार्यकारिणी के चुनाव में मनजिंदर सिंह लेखा 82 मतों से विजयी हुए थे। लेखा ने अपने प्रतिद्वंदी व पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत को हराकर लगातार दूसरी बार अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने का गौरव हासिल किया है। जो प्रत्याशी जीते हैं उनमें लगातार पिछले साल भी मनजिंदर सिंह लेखा जीते थे और इस दफा भी जो है मनजिंदर सिंह लेखा जो है बड़े बहुमत से जीते हैं, काफी वोटों से जीते हैं और ये हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ कि हमेशा इसी तरह से जो है कार्य करते रहे। बार के अंदर जितना भी इन्होंने पिछले साल काम करवाया उससे भी ज्यादा काम जो ये इस दफे और करवाए, ये हमारी इनकी लिए इच्छा है और ये आश्वासन भी देते हैं कि मैं जो काम करवाऊंगा उसमें कोई कमी नहीं रहेगी और वैसा ही काम इन्होंने पिछली दफे भी किया और इस दफे भी किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, इनको धन्यवाद के पात्र रहेंगे और हमारी बार की और हमारे सब मेंबर्स की तरफ से, वकीलों के मेंबर की तरफ से इनको आशीर्वाद देते हैं कि ये इसी तरह से जो है आगे निरंतर बढ़ते रहे। बार संघ के सभी सम्मानित अधिवक्तागण ने मुझे पिछली बार की तरह इस बार भी बार संघ अध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु सम्मान बख्शा है। मैं सभी अधिवक्तागण का बहुत ही हार्दिक रूप से आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे पर विश्वास किया और मुझे अध्यक्ष पद पर निर्वाचित करवाया और मैं सभी मेरे अधिवक्तागण साथियों से ये वादा करता हूँ कि पूरे साल मैं बेहतरीन कार्य करने की कोशिश करूँगा। अधिवक्ताओं
के जो भी उनके समस्याओं को निवारण करने की कोशिश करेंगे और हमारी बार में या हमारे बार चैम्बर्स हैं वहाँ सफाई व्यवस्था, टॉयलेट, पानी वगैरह की जो हमारी आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, उन्हें पूरी तरह से हम पूर्ण करेंगे। चाहे और अभी वक्त है एक ब्रेक का। भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय हनुमानगढ़ द्वारा मंगलवार को ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर नटमल डिडेल, विशिष्ट अतिथि जनरल मैनेजर अरविंद कुमार सिंह, डीजीएम सुशील कुमार, एजीएम बच्चन सिंह मीणा थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके। कार्यक्रम के दौरान 82 लोगों को 5 करोड़ 5 लाख के ऋण वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर नटमल डिडेल ने कहा कि जिले में एसबीआई उत्कृष्ट कार्य करते हुए आमजन को राजकीय योजनाओं से लाभान्वित करवा रहे हैं, जो कि सराहनीय है। उन्होंने ऋण मिलने वाले लाभार्थियों को अपना कारोबार शुरू कर इस सहायता को आजीविका कमाने में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हुनरमंद लोगों को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें ऋण प्राप्त कर हुनरमंद अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं। उन्होंने लाभार्थियों से कहा कि लाभार्थी सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त ऋण को अपनी सफलता की कुंजी समझें। बैंक की तरह काम कर रहा है और जैसे कहा जाता है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती है वहां कवि अपनी बात से पहुंच जाता है। उसी प्रकार भारत के किसी भी हिस्से में पहुंच जाओ, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र है, चाहे वो तटीय क्षेत्र है या कितना भी दुर्गम क्षेत्र क्या ना हो, अगर बैंकिंग सुविधाएं अगर दी जा रही है तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिलेगा वहाँ। इसलिए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई भी ब्रांच है, अगर कहीं पे भी जाते हैं तो जो हमारे ग्राहक को, हमारे व्यक्ति को, नागरिक को कॉन्फिडेंस आता है वो अन्य बैंकों में नहीं आता। अन्य बैंकों के साथ में उतना एक वो विश्वास वाली बात नहीं बनती है कि हाँ यहाँ पे मेरे साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी, या वो विश्वास नहीं आ पाता। तो मैं स्टेट बैंक के चूंकि सबसे सीनियर अधिकारी भी आए हुए हैं, तो हनुमानगढ़ प्रशासन की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस जिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूरी टीम एज लीड बैंक भी और विभिन्न शाखाएं अच्छा कार्य कर रही है। आज के इस लोन मेले के अवसर पर मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि लोन के लिए साहूकार की बजाय, चूंकि साहूकार उतनी कागजी कार्रवाई नहीं करता है, लेकिन उसकी जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दरें हैं, तो वो हमारी पीडीआई ही नहीं चुका पाती अगर अच्छे से काम नहीं किया है। और दूसरी तरफ बैंक इतनी सुविधाएं देती है और चूंकि हमने पैसा जमा कराया तो आपने ले लिया, आपने करवाया तो किसी और ने ले लिया, ये पैसा रोटेट करता है। पैसे अपन बहुत ज्यादा छाप नहीं सकते, क्योंकि अगर पैसे इतने ज्यादा छाप लिए तो हमारी सारी चीजें महंगी बहुत हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये पैसा एक ग्राहक से जमा होकर दूसरे ग्राहक में, यानी कि हमारा वापस जमा कराना पैसा बहुत जरूरी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एजीएम अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि बैंक द्वारा रोजगार के अधिकतम अवसरों के सृजन की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इन सभी का मुख्य उद्देश्य है कि असंगठित क्षेत्र के लोगों को मजबूती मिले। डीजीएम सुशील कुमार व एजीएम बच्चन सिंह मीणा ने स्वयं सहायता समूह की महत्ता पर प्रकाश डाला। साथ ही विभिन्न ऋण योजनाओं, जिनमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, पीएम स्वनिधि, पीएमईजीपी, स्वयं सहायता समूह, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, बैंकों की अन्य ऋण योजनाओं के साथ सामाजिक सुरक्षा स्कीम की जानकारी थी। एसबीआई से जोड़ा गया है, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा कार्य है। इसमें आप सभी लोग इन स्कीमों को जानते हैं और इन स्कीमों का आपने फायदा लिया है। इस स्कीमों में लगभग जो अपने छोटा से अमाउंट है, पाई 1000 रुपये का जो अपन बीमा कराते हैं, इसमें मेरे यहाँ हनुमानगढ़ जिले में भी
कई असामयिक जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं उसमें 5 लोगों को 20-20 लाख रुपए हमारे SBI बैंक ने उनके परिवारों को एक सहायता राशि प्रदान की है, जबकि कि ये अमाउंट ज़्यादा नहीं है, 1000 रुपये साल का है, 3 रुपये एक दिन का पड़ता है। ये मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा, जहाँ भी आपके आस पड़ोस में जो भी मित्र हैं, परिवार वाले हैं, गांव वाले हैं, सभी लोगों को सरकार की योजनाएं, बैंक की योजनाएं, उनको अधिक से अधिक सभी लोगों तक पहुँचाएं और इसका लाभ सभी लोगों को जो भी कैजुअलिटी हो जाती है उसको मिलना चाहिए। मंगलवार को आरोग्य प्लस योजना के तहत 11 लाख, ट्रैक्टर लोन के तहत 3 लाभार्थियों को 18 लाख, सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत 9 लाभार्थियों को 9 लाख की सहायता, पीओपी योजना के तहत 5 लाभार्थियों को 1.5 लाख, केसीसी के तहत 52 लाभार्थियों को 456 लाख, एसएमआई योजना के तहत 22 लोगों को 8 लाख की सहायता के ऋण वितरित किए गए। ऋण मेला का आयोजन किया था, जिसमें यहाँ के स्थानीय जिलाधिकारी महोदय ने भी शिरकत की और आज इस ऋण मेला में हमारे 12 शाखाओं के सहयोग से लगभग 82 ग्राहकों को लोन दिया गया है, लगभग 5 करोड़ रुपए का। इसमें आरोग्य प्लस, ट्रैक्टर लोन, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का सम्मान भी किया गया और उनको लोन भी वितरित किया गया है और केसीसी, एसएमई और अन्य क्षेत्र के लोगों को भी लोन दिया गया है। तो यह काफ़ी अच्छा रहा और लोगों का काफ़ी सहयोग रहा और हम इसमें ऐसे कार्यक्रम को आगे भी करते रहने के लिए तत्पर हैं। टाउन स्थित टाइम्स पब्लिक स्कूल में 5 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट का आज मंगलवार को समारोह पूर्वक आगाज हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अग्रोहा विकास ट्रस्ट अध्यक्ष सतीश बंसल थे। विशिष्ट अतिथि अधिवक्ता मनीष शर्मा, SBI चीफ मैनेजर गोविंद कुमार लट्ठा थे। मुख्य अतिथि ने खेलों के शुभारंभ का उद्घोष किया और सभी विद्यार्थियों को खेल भावना से खेलने की शपथ दिलाई। इस मौके पर अतिथियों ने अपने संबोधन में बच्चों को खेल की भावना से खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हुए शिक्षा के साथ साथ खेल गतिविधियों में भी हिस्सा लेने की जरूरी बताया। टाइम्स एजुकेशन ग्रुप अध्यक्ष सागरमल लड्ढा ने कहा कि पिछले 2 साल में कोरोना महामारी के चलते बच्चे शारीरिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले पा रहे। इसको ध्यान में रखते हुए अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त होने पर 5 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जा रहा है ताकि बच्चों का शारीरिक विकास हो सके। ये कार्यक्रम 5 दिन चलेगा। 5 दिन क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी, वॉलीबॉल सहित सभी प्रकार की खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। स्पोर्ट्स मीट में हिस्सा लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रथम, द्वितीय और तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक से भी सम्मानित किया जाएगा। 2 साल से कोरोना महामारी से युद्ध कर रहे थे और उसके बीच में ये गेम्स का जो प्रोग्राम रखा है बहुत सराहनीय है। हमें फिजिकल फिटनेस की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। जो बच्चे हमेशा एक्सरसाइज करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और दिमाग से भी दुरुस्त होंगे, उनका पढ़ने में भी बहुत अच्छी रुचि रहेगी और दिमाग ही बहुत ज्यादा बढ़िया काम करेगा। और जितने हम फिजिकल फिटनेस फिट होंगे उतना हमारा कोरोना महामारी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। टाइम्स पब्लिक स्कूल हनुमानगढ़ में आज 5 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया है। पिछले 2 साल से कोरोना महामारी को देखते हुए बच्चे बिल्कुल ही किसी तरह की कोई शारीरिक एक्टिविटी में भाग नहीं ले पा रहे थे। इसको सोचते हुए जैसे ही अब हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हुए हैं, बच्चों में पूरा जोश, पूरी पावर, पूरी ताकत दिखाने के लिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।